हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ऑस्टिन क्लियोन की बुक डीप गोइंग की समरी को। इस बुक में हमें क्रिएटिविटी के बारे में बताया जाता है। हमें बताया जाता है ऐसी टेक्निक्स के बारे में जिनका यूज़ करके हम अपनी क्रिएटिविटी को इंक्रीज कर पाएंगे, हम ज़्यादा इनोवेटिव आइडियाज़ जनरेट कर पाएंगे। इसके अलावा हमें बताया जाता है क्रिएटिव रिजल्ट प्रोड्यूस करने से रोकने वाली डिफ़िकल्टीज़ को कैसे ओवरकम करा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और चलते हैं कुछ नया सीखने के एक मजेदार सफर में। अगर हम टाइम की बिगनिंग में जाएं, जब इंसान भी बाकी जानवरों की तरह गुफाओं में रहा करता था और उन्हीं की तरह का जीवन जीता था, उस कमजोर आदिमानव को जिस चीज ने आज के मॉडर्न पावरफुल ह्यूमन में बदला है वो है उसकी क्रिएटिविटी, उसकी एबिलिटी क्रिएटिवली सोचने की और उसका यूज करके नए नए इन्वेंशंस करने की। बिना क्रिएटिविटी के ह्यूमंस कभी भी इस धरती को कन्क्वेयर नहीं कर पाते। हर चीज जो हमने खोजी, जो हमने बनाई, वो रिजल्ट है हमारी क्रिएटिव थिंकिंग का। आज भी हम में से हर कोई अपनी लाइफ में आने वाले चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए क्रिएटिविटी का यूज जरूर करता है। और कुछ लोगों का तो काम ही क्रिएटिव थिंकिंग का होता है। उन्हें हर दिन हर सेकंड नए नए आइडियाज चाहिए होते हैं जो उनके कंटेंट में कुछ नया, कुछ यूनिक ला पाए। लेकिन कई बार ये काफी मुश्किल हो जाता है। कभी तो हमारा ब्रेन बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज देता है और कभी कितनी भी कोशिश कर लो कोई आइडिया आता ही नहीं है। कीप गोइंग बुक में हमें यही सिखाया जाता है कि कैसे हम अपने ब्रेन के बुरे फेज में भी क्रिएटिव रह सकते हैं और नए नए आइडियाज के साथ अपनी लाइफ में लगातार प्रोग्रेस कर सकते हैं। अब देखते हैं पहला लेसन जो इस बुक से मैंने सीखा। एस्टैब्लिश अ डेली रूटीन बाय फाइंडिंग व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर योर क्रिएटिव सेल्फ। जैसे कोई स्टूडेंट स्टडीज में अच्छा होता है, कोई स्पोर्ट्स में, तो कोई किसी और चीज में, वैसे ही हम लोग भी अलग अलग तरीके से फंक्शन करते हैं। अलग अलग चीजें हमें वर्क करने के लिए मोटिवेट करती हैं, अलग अलग चीजें हमारे मूड को क्रिएटिव थिंकिंग के लिए सेट करती हैं। आइगोर स्ट्राविंस्की जो कि एक रशियन कंपोजर थे, वो म्यूजिक कंपोज करने से पहले सर नीचे और पैर ऊपर करके उल्टे खड़े हो जाते थे। उनका मानना था कि ऐसा करने से उनके माइंड में काफी क्रिएटिव आइडियाज आने लगते हैं। इसके अलावा स्टीव जॉब्स जब भी हाई स्ट्रेस में होते थे तो वो अपने फीट्स को टॉयलेट वाटर में डाल देते थे और बैठे रहते थे। उनका मानना था कि ऐसा करने से उनका स्ट्रेस कम होता है और वो काफी रिलैक्स फील करने लगते हैं। कुल मिला के जो चीज हम यहाँ से सीख सकते हैं वो ये है कि हमें वो चीज खोजनी होगी जो हमारी बॉडी और माइंड को वर्क करने के लिए सेट करती है और फिर उस चीज को अपने डेली रूटीन में ऐड करना होगा। अब जरूरी नहीं है कि जो चीज आपके माइंड को क्रिएटिव आइडियाज के लिए सेट करे वो ऊपर बताए गए एग्जाम्पल जितनी यूनिक हो। वो कोई सिंपल सी चीज भी हो सकती है, जैसे कॉफी बनाना, कोई प्लेलिस्ट प्ले कर देना या फिर थोड़ी सी एक्सरसाइज। जो भी चीज आपके लिए काम करती हो उसे ढूंढिए और उसे अपने डेली रूटीन में ऐड कर दीजिए। जब भी आपको लग रहा हो कि आपको अच्छे आइडियाज नहीं आ रहे हैं या फिर आपका काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा हो, तो जस्ट उस एक्टिविटी को करना शुरू कर दो जो आपके लिए काम करती हो। अब चलते हैं हम हमारे दूसरे लेसन की तरफ जो है सेटअप अ ब्लिस स्टेशन टू फोकस ऑन योर वर्क बेटर। ब्लिस स्टेशन का कॉन्सेप्ट दिया था जोसेफ कैंपबेल ने। ब्लिस स्टेशन एक ऐसी जगह होती है जहाँ सिर्फ आप और आपका काम होता है और कोई नहीं, जहाँ आप वो काम करते हो जो आप सच में करना चाहते हो। आप कुछ पढ़ना चाहते हो, कुछ लिखना चाहते हो या फिर कुछ ड्रॉ करना चाहते हो। आप अपने घर का एक रूम ले सकते हो और उसे अपना ब्लिस स्टेशन बना सकते हो। लेकिन ध्यान रहे कि आपको वहां पर कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होना चाहिए। अपना फोन एयरप्लेन मोड में रखना होगा। जब भी आप अपने ब्लिस स्टेशन में हो तो पूरी तरीके से भूल जाइए कि आज सुबह न्यूज में क्या था, आपके फ्रेंड्स कौन हैं। अपने काम के अलावा सब कुछ आपको भूलना होगा। ये वो जगह है जहाँ पर आपको अपने अंदर के क्रिएटिव थॉट्स को पनपने देना है। शुरुआत में आपको लगेगा कि ऐसा करने से कोई बेनिफिट हो ही नहीं रहा है, लेकिन अगर आप इस चीज को रेगुलर करोगे तो ये प्रैक्टिस आपकी क्रिएटिविटी में जबरदस्त बूस्ट लेकर आएगी। जब हम लोग अपने ब्लिस स्टेशन को बनाने जाते हैं तो हम उसे बहुत ही अपीलिंग बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि हमारी चेयर विंडो पे लगी हो जहां से एकदम परफेक्ट माउंटेन्स का व्यू आए, रूम की वॉल्स सुंदर सुंदर कलर से पेंटेड हो। लेकिन इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने घर का कोई भी कोना ले सकते हो और जगह जितनी सिंपल हो उतना बढ़िया है। सिर्फ लोकेशन ही नहीं, आप किसी टाइम को भी ब्लिस स्टेशन की तरह यूज कर सकते हो। जैसे कि आपको पता है कि इस पर्टिकुलर टाइम पे घर में आपको डिस्टर्ब करने के लिए कोई नहीं रहता है,
तो आप उस टाइम को एज ब्लिस स्टेशन यूज कर सकते हो और अपने ब्रेन का यूज करके अनबिलीवेबल क्रिएटिव आइडियाज जनरेट कर सकते हो। अब चलते हैं हम हमारे तीसरे और आखिरी लेसन की तरफ, जो है डिक्लटर योर स्पेस, नैप मोर एंड स्टे ऑथेंटिक टू योर आर्ट इंस्टेड ऑफ चेजिंग प्रॉफिट्स। अभी तक हमने देखा कि कैसे हम अपने माइंड को क्रिएटिव मोड में ला सकते हैं, अपना ब्लिस स्टेशन तैयार करके कैसे अपने ब्रेन से सारे के सारे डिस्ट्रैक्शंस को बाहर फेंक सकते हैं। और अब हम देखेंगे कि कैसे अपने इन्वायरमेंट, अपने वर्किंग प्लेस को ऑर्गेनाइज रखकर और प्रॉफिट से ज्यादा आर्ट को इम्पोर्टेंस देकर हम अपनी क्रिएटिविटी को बूस्ट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज कि अपने वर्क प्लेस को साफ सुथरा और ऑर्गेनाइज रखना आपको सिर्फ एक अच्छा व्यू ही नहीं प्रोवाइड करता, बल्कि एक साफ और सुंदर वर्किंग प्लेस की इंपॉर्टेंस इससे कहीं ज्यादा होती है। जब आपका वर्क प्लेस अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड होता है तो ये आपको एकदम फ्रेश फील कराता है और आपके मूड को वर्क करने के लिए सेट करता है। ये आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है क्योंकि आपने हर चीज को एक फिक्स जगह पे रखा होता है। आपको उसे ढूंढने के लिए बेवजह इधर उधर भटकना नहीं पड़ता। इस वजह से आपका अच्छा खासा टाइम बच जाता है, आप काम पे ज्यादा फोकस कर पाते हो और क्वालिटी ऑफ वर्क इम्प्रूव होती है। इसलिए हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमारा वर्क प्लेस प्रॉपरली क्लीन हो और हर चीज एक निश्चित जगह पर रखी हुई हो। अब देखते हैं नैपिंग के बारे में। आर्टिस्ट हो या फिर साइंटिस्ट, हर कोई इस बात से एग्री करता है कि दिन में जस्ट कुछ मिनट के लिए एक छोटी सी नींद ले लेना प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने में बहुत हेल्प करती है। ऐसा करने से हमारा एनर्जी लेवल वापस हाई हो जाता है, ब्रेन में जो भी फालतू के टॉक्सिन्स बन चुके होते हैं वो खत्म हो जाते हैं और फ्रेश आइडियाज के लिए वापस एक स्पेस तैयार हो जाता है। तो आगे से जब भी आप टायर्ड फील कर रहे हो या फिर आप काफी स्ट्रेस में हो तो आप एक छोटी सी नैप लेकर वापस अपने ब्रेन और बॉडी को रिचार्ज कर सकते हो। और अब हम आखिर में देखेंगे कि जब हम अपनी आर्ट, अपने वर्क को सेल कर रहे होते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट्स को नहीं देखना चाहिए। हमें अपना पहला फोकस अच्छा वर्क करने पे रखना चाहिए, ना कि कैसे भी करके ज्यादा प्रॉफिट कमाने पे। ज्यादा प्रॉफिट आपको पैसा तो देगा, लेकिन वो संतुष्टि और वो खुशी आपको पैसे से कभी नहीं मिल सकती, जो आपको तब मिलेगी जब आप पूरी मेहनत करके अपनी आर्ट के प्रति ऑनेस्ट रह के एक अद्भुत सी चीज बनाओगे। और जब आप अपनी आर्ट को प्रॉफिट से ज्यादा प्रायोरिटी देते हो तो ये ऑटोमेटिकली आपकी क्रिएटिविटी और आपके आर्ट को इम्प्रूव करता है। अब देखते हैं कि कीप गोइंग बुक को किसे पढ़ना चाहिए। मेरे हिसाब से एक राइटर जो कि स्ट्रगल कर रहा है नए आइडियाज के लिए, नए टॉपिक्स के लिए, या फिर वो पर्सन जो अपनी अव्यवस्थित लाइफ से परेशान हो चुका है, जिसका काम करने का कोई टाइम टेबल नहीं है और वो अपनी लाइफ में एक स्मूथनेस लाना चाहता है। अब बारी है इस बुक से मेरी फेवरेट लाइन की, और वो है यस्टरडे इज ओवर, टुमारो में नेवर कम, देयर इज जस्ट टुडे एंड व्हाट कैन यू डू विद इट। ओके गाइज, आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करें और बुक जूस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।